स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया का हाल, क्योंकि आज बहुत कुछ रहने वाला है खास। साथ ही साथ आपको लिए चलेंगे महाकुंभ की नगरी प्रयागराज। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आज लेंगे शपथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर होंगे शामिल। गाजा संघर्ष विराम समझौते के पहले दिन इजरायल ने 90 फिलिस्तीनी कैदियों को किया रिहा। रिहा हुए 3 इजरायली बंधकों की परिजनों से हुई भावुक मुलाकात। दावोस में आज से शुरू होगी विश्व आर्थिक मंच की बैठक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। आर्जिकर रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय की सजा का ऐलान आज। सियालदह कोर्ट सुनाएगी सजा। दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन। भाजपा, आप और कांग्रेस समेत सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। और आइए नया सवेरा की शुरुआत करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर के साथ। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। 70 सीटों की विधानसभा के लिए 719 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सबसे अधिक 23 उम्मीदवार नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, जबकि सबसे कम 5 उम्मीदवार पटेल नगर और कस्तूरबा नगर सीटों से हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुसार 1522 नामांकन पत्रों में से 477 रद्द कर दिए गए हैं। चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर प्रचार जोरों पर है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज मैदान में जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए चुनावी रणनीतियों पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और विचार साझा करेंगे। वहीं इंडी गठबंधन के दबाव के बावजूद कांग्रेस की पूरी ताकत से चुनाव प्रचार करने की योजना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने की 5 तारीख को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान जैसे नाम शामिल हैं। साथ ही संजय सिंह, राघव चड्ढा, गोपाल रॉय, सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन भी प्रचार करेंगे। दिल्ली चुनाव में आप, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। तो ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार से। धीरज, आपसे जानना चाहेंगे, दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है, नाम वापसी और उसके बाद 70 सीटों के लिए देखा जाए तो 719 उम्मीदवार, किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आपने सही कहा। आज सोमवार है और आखिरी तारीख जो है नामांकन वापसी का। अभी तक 719 जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में हैं और कुल 1522 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा था। और जैसा कि आपने बताया है कि 803 जो उम्मीदवार हैं उनके नामांकन रद्द किए गए और 719 उम्मीदवार मैदान में है। अब ये देखने की स्थिति होगी कि इन 719 उम्मीदवारों में से कौन से उम्मीदवार किस किस बागी दलों से चुनावी मैदान में हैं। जो सभी पार्टी हैं, सभी पार्टियों की ये कोशिश होगी कि उनके जो बागी उम्मीदवार हैं या उनके पार्टी से खफा होकर जो चुनावी मैदान में उतरे हैं उनको मनाया जाए और उनको किसी तरीके से वापस किया जाए। उसके बाद शाम के 5 बजे तक ये देखने की स्थिति होगी कि चुनावी समर में कितने प्रत्याशी जो चुनावी समर में बचे हैं और वो किस तरीके से अपने जो तीनों पार्टियां हैं अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाती है। जैसा कि आपने कहा
कि प्रधानमंत्री ने भी 20-22 तारीख के लिए अपना कार्यक्रम रखा है और इसमें वो जो कार्यकर्ता को एक तरीके से जोश भरने की कोशिश करेंगे, एक मंत्र देने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो हमारा बूथ हो सबसे अधिक मजबूत हो, क्योंकि सियासी दल जरूर लोगों के बीच में लोगों को लुभाने के लिए वायदों के जरिए या तमाम घोषणाओं के जरिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सारा दारोमदार जो होता है वो जो कार्यकर्ताओं पे होता है, वैसे कार्यकर्ता जो कि बूथ के लिए काम करते हैं और उन्हीं की सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वोट दिलवाने का काम वही करते हैं। जी। जो आम लोग हैं उनको घर से निकालकर बूथ तक जो पहुंचाने का जो काम होता है वो आम कार्यकर्ताओं का होता है। तो आम कार्यकर्ताएं कैसे मजबूत हो, इसके लिए भाजपा की तरफ से एक जो प्रयास जो है, एक मंत्र जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो तीनों जो सियासी दल हैं, तीनों सियासी दल चुनावी समर में कूदे हुए हैं और तीनों एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल के अपने सूखे को खत्म करने के लिए, दूसरी तरफ केजरीवाल को लगता है कि एक बार फिर से वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो और कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश है कि उनकी जो खोई हुई जमीन है उस जमीन को किसी तरीके से वापस किया जाए। इसीलिए अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से लोगों को लुभाने में लगी है। कहीं हमें चुनावी सभा देखने को मिल रहा है, कहीं नुक्कड़ नाटक के जरिए, कहीं पैदल चलकर गली गली में लोगों को लिभाने की कोशिश तमाम जो राजनीतिक दल हैं, ये तीनों जो राजनीतिक दल हैं, इनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि छोटे कई दल भी चुनावी मैदान में हैं। अब छोटे दल की क्या स्थिति रहती है, वो जो बड़े दल है उनका कितना खेल बिगाड़ती है, ये तो चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। जी धीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के मुद्दे इस चुनाव में हावी रहेंगे। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि बूथ लेवल को मजबूत करने में विश्वास रखती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी मेरा बूथ सबसे मजबूत के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं अगर मुद्दों की बात करें तो किस तरह के मुद्दे इस बार हावी रहते हुए नजर आ सकते हैं? विकास की बात होगी, भ्रष्टाचार की बात होगी, और क्या सत्ता विरोधी लहर भी इस बार देखने को मिलेगी? देखिए, जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल 11 साल से दिल्ली की सत्ता पे हैं, तो उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है, वो देखने को मिलता है। हम कई जो नई दिल्ली की सभाओं को भी हम लोगों ने देखा और उन सभाओं में देखा कि अरविंद केजरीवाल सभाओं के लिए निकलते हैं तो जो स्थानीय युवा हैं, स्थानीय वोटर्स हैं, उनसे संवाद करने की कोशिश करते हैं और कहीं कहीं ऐसा भी होता है वो एक तरीके से जो स्थानीय लोग हैं वो एक तरीके से उग्र हो जाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने कहा था कि 11 सालों में हम दिल्ली की स्थिति बदलेंगे, आपने कहा था कि आपके क्षेत्र की जो सुख सुविधाएं हैं उसको आप बढ़ाएंगे, आपने कहा था कि हम शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। देखिए, एक दिन हमने नई दिल्ली विधानसभा सीट पे जो के कुछ इलाकों में घूमा और हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो हाई प्रोफाइल सीट है, इस हाई प्रोफाइल सीट की स्थिति क्या है। हमने कुछ महिलाओं से बात की, कुछ युवाओं से बात की, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पानी की जो समस्या है, हमें कई घरों में ये देखने को मिला कि वहां तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था अभी तक मुहैया नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट पे भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। जो झुग्गी के इलाके हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं। आपने झुग्गी के लिए तमाम वायदे किए थे और जिस तरीके से झुग्गी में जा जाकर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हमने अभी के चुनाव में देखा और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जहां झुग्गी वहां मकान देंगे और हमने देखा कि अशोक विहार के इलाकों में जहां झुग्गी थी वहां 1575 फ्लैट प्रधानमंत्री की तरफ से दिए भी गए और लोगों को एक तरीके से ये भी आश्वासन दिया गया कि आपके जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए भी फ्लैट बनकर तैयार हो रहे हैं। तो उसकी भी एक मिसाल हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा देखा, आपने देखा कि किस तरीके से जो बीते 11 साल के जो शासन के ऊपर जो करप्शन के जो चार्जेस लगे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, वो भी एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। चाहे आबकारी नीति को लेकर हो या सीट निर्माण को लेकर हो, या हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट में एक जो सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि बीते 11 सालों में जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट को जनता के सामने पेश नहीं किया और जब आखिरी समय में सीएजी की रिपोर्ट आई तो सीएजी की रिपोर्ट में
139 139 सवाल जो ऐसे सवाल रहे जो कि पूछे गए और जिसका के जवाब आम निश्चित आदमी तौर पर पार्टी की तमाम तरफ से सवाल होंगे जो सत्ता से पूछे जाएंगे और 11 साल में किस तरह का शासन रहा उस पर भी देख करके मतदान किया जाएगा। मतदाता किस तरह से किस तरफ रुझान करेंगे वो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शासन प्रशासन की मुस्तैदी से बड़ा हादसा टल गया। महाकुंभ में कल गीता प्रेस के टेंट में आग लग गई जो तेजी से फैलने लगी, लेकिन मुस्तैद दमकल कर्मियों और पहले से मौजूद फुल प्रूफ व्यवस्था काम आई और आधे घंटे आग पर काबू पा लिया गया। इस आग में कोई भी घायल नहीं हुआ और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी से घटना को लेकर जानकारी भी ली। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में गीता प्रेस के टेंट में आग लग गई जो कि साथ में बने कई टेंटों में भी फैलने लगी, लेकिन मुस्तैद दमकल कर्मियों ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला क्षेत्र में घटना स्थल का दौरा भी किया। हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 में आग लगने की जानकारी मिली, जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम समय मौके पर पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। जो आग का सोर्स था और जहाँ जहाँ आग फैली थी सभी जगह जो है वहाँ पे तात्कालिक रूप से वो फायर टेंडर्स के सहारे और साथ पे फायर एक्सटिंग्विशर के साथ उसको आग को बुझाया गया। 4:30 पे फायर पे पूरी तरह से काबू पा लिया गया था, कहीं भी फायर नहीं बची थी। महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं ने आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन की मुस्तैदी को सराहा। शॉर्ट सर्किट हुआ है, उससे अप्रिय घटना घटी है। थोड़ी सी आग हुई है, उससे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। हम शासन का धन्यवाद देते हैं कि बहुत कम समय में उस आग पर काबू पा लिया गया है। यदि काबू नहीं पाता तो इससे बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती। मेला प्रशासन के कुशल प्रबंधन ने बड़ी अनहोनी से बचा लिया है। हालांकि आग क्यों लगी ये अभी भी जांच का विषय है और आगे कोई अनहोनी ना हो इसके लिए भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो इनपुट के साथ जया सिन्हा, रामेंद्र सिंह और अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। और इसी खबर पर और भी ताज़ा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं से ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, चिंगारी थी, आग का रूप लिया, लेकिन बेहद ही कम समय में सब कुछ ठीक कर लिया गया, यानी कि किस तरह से शासन और प्रशासन ने अपनी चुस्ती दुरुस्ती दिखाई वो साफ तौर पर नजर आता है इतने बड़े महाकुंभ के आयोजन में। देखिए संध्या, महाकुंभ में एक दाग लगने से बच गया, अन्यथा किसी कोई कैजुअलिटी हो जाती तो महाकुंभ में एक दाग लग जाता कि एक आदमी की डेथ हो गई। और उससे बचने के बाद ये खुशी है सभी में, चाहे आम जनता हो, चाहे साधु संत हो, चाहे यहाँ दुकानदार हो, कि कोई घटना नहीं घटी। चूँकि मुख्यमंत्री यहाँ उससे 500 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे और पल पल की जानकारी ले रहे थे। मुख्यमंत्री के मेला क्षेत्र में होने के कारण वैसे भी पूरा अलर्ट मोड में प्रशासन था, सारी चीज़ें 24/7 अलर्ट मोड पर रहती हैं। तो जैसे जो AI कैमरे लगे हुए हैं, सूचना भी दी गई और जैसे धुआं उठा तो लोगों ने देखे समन्वित प्रयास है, जो रोड एरिया है उसको तुरंत खाली कराया गया, कैसे ये गाड़ियां आ सके, दमकल की गाड़ियां आ सके। 600 लोग वहां तुरंत पहुंच गए, जो कर्मी हैं, दमकल कर्मी हैं, पुलिस कर्मी है, SDRF टीम है, NDRF टीम है, ये सारे लोग वहां पहुंच गए और 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया। मुख्यमंत्री पल पल की रिपोर्ट अधिकारियों से लेते रहे। प्रमुख सचिव गृह उनके साथ थे, उन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और स्वयं मुख्यमंत्री ने लिया। फिर मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से पूरे कुंभ क्षेत्र का जायजा लिया और ये निर्देशित किया, चूँकि जो पहली घटना आई है जो अग्निशमन विभाग ने जारी किया है, कोई छोटे सिलेंडर से गीता प्रेस में चाय बन रही थी, उसी समय ब्लास्ट हुआ आग लगने के कारण, जिसके कारण एक घटना घटित हुई है। जो पहली सूचना अग्निशमन की तरफ से आई है, तो उम्मीद की जाए जो प्रशासन है लगातार लोगों को अवेयर कर रहा कि छोटे सिलेंडर का प्रयोग न करें, इस तरीके न करें, क्योंकि ये कागज है, लकड़ी है, फूस है, इसी से सारी झोपड़ियां बनी है। एक बार आग लगेगी तो बचाना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। कुछ ऐसे लोग थे बूढ़े साधु जो चल फिर नहीं पा रहे तेजी से, उनको निकाल करके लोगों ने बाहर किया। जो सिलेंडर बचे थे उनको निकाल कर बाहर किया। तो ये समन्वित प्रयास था जिससे एक बड़ी घटना टल गई और कुंभ में फिर उसी स्फूर्ति से लोग आ रहे हैं, स्नान के लिए जा रहे हैं, जिनको खरीदारी करनी खरीदारी कर रहे हैं, जिनको संतों महात्माओं महंतों से मिलना वो मिल रहे हैं। तो अभी तक
तक की स्थितियां हैं कि सब कुछ सामान्य हो गया, इसलिए सब ठीक है। संध्या रामेंद्र, हमने देखा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। अगर फिलहाल की स्थिति की बात करें तो किस तरह का माहौल, किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि शासन और प्रशासन लगातार लगा हुआ है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग वहां पर हैं। तो किस तरह से वहां पर मुस्तैदी से काम किया गया वो हमने साफ तौर पर देखा। अभी का किस तरह से वहां पर हालात नजर आ रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की यहाँ जय जयकार हो रही। अगर सही मायने में बताएं, सारे लोग इतने अभिभूत हैं उनसे, प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से, कि किस तरीके से इतने बड़े आयोजन में एक एक पल की मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी निगाह है, व्यवस्था में उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, उसको समझते हैं। तो इसलिए सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं और अब स्मूथ चल रहा पूरा मेले में। कहीं भी इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। मेला शांति से चल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कल और परसों 2 दिन ज़्यादा भीड़ थी, सैटरडे संडे होने के कारण भीड़ ज़्यादा हो गई थी। बाकी रूटीन मेला चल रहा है कि 30 लाख 40 लाख लोग आएंगे, स्नान करके जाएंगे। जो अगले 2 महा स्नान हैं, मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति, वो बड़े स्नान हैं। तो उसको लेकर के भी निर्देशित किया है मुख्यमंत्री ने भी, प्रशासनिक जो बड़े अधिकारी हैं, कि किस तरह व्यवस्था की जाए कि कोई अप्रिय घटना न हो। तो उसकी तैयारियाँ भी प्रशासन कर रहा है। लेकिन मेला बढ़िया मस्ती में चल रहा है, शांति से चल रहा है। साधु महात्मा आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और उल्लास है, उत्साह है, उमंग है यहाँ। संध्या जी, बहुत शुक्रिया रामेंद्र तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो मेला उत्सव चल रहा है और करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है और इसकी साफ तौर पर वजह है कि शासन, प्रशासन और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में जिस तरह का ये आयोजन हो रहा है, कितनी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। और आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं महाकुंभ की नगरी में और बात करते हैं महाकुंभ की और भी खबरों की। तो महाकुंभ का आज 8वां दिन है और भारी संख्या में श्रद्धालुओं का संगम में स्नान के लिए आना जारी है। रविवार को 54 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, जिसमें से 10 लाख कल्पवासी और बाकी 40 लाख तीर्थयात्री थे। वहीं अब तक महाकुंभ में 7,72,00,000 श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें 29 जनवरी को मौनी अमावस्या सहित 4 प्रमुख अमृत स्नान होंगे। और सनातन धर्म और संस्कृति से प्रभावित होकर दुनिया के अनेक देशों से महाकुंभ में आए विदेशी श्रद्धालु सनातन धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन में जापान, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस समेत कई देशों से आए श्रद्धालुओं ने जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी से सनातन धर्म की दीक्षा ली है। इनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। महाकुंभ पूरे विश्व के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। सनातन संस्कृति के सनातन शाश्वत उदार विचारों से अभिभूत होकर न जाने कितने श्रद्धालु इस महापर्व के साक्षी बन रहे हैं और सनातन संस्कृति को श्रद्धा के साथ स्वीकार कर रहे हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। संगम के पावन धरती पर तब एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब सस्वर मंत्रोच्चार और पूरे वैदिक विधि विधान से एक साथ 62 विदेशी श्रद्धालुओं ने सनातन धर्म की दीक्षा ली। तो कुंभ मेला में संगम में एक तरह की शक्ति की दूसरी जगह नहीं है। ये शक्ति एक शांति है मन में, दिल में, और ये शक्ति भगवान है। ये कुछ वे लोग बोले अमृत। अमेरिका, यूरोप सहित अनेक देशों से महाकुंभ में पधारे अपने इन 62 शिष्यों को परंपरानुसार जगत गुरु साईं मां लक्ष्मी देवी जी ने स्वयं सनातन धर्म की दीक्षा दी। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। You see, when we are in direct alignment
with our Atma, everything comes by itself. When the Atma and the personality of the human merge, you become the embodiment of knowledge, the embodiment of love, the embodiment of light. And wherever you go, that's what you carry everywhere. मॉरिशस के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी अमेरिका निवासी जगत गुरु साई मां लक्ष्मी देवी जी विदेशों में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में पिछले 1.5 दशक से निरंतर सक्रिय हैं। जापान, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस समेत कई अन्य यूरोपीय देशों में इनके भक्तों की बहुत बड़ी संख्या है, जिनमें से लगभग उनके 40 शिष्य महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए प्रयाग में रह रहे हैं। The Shakti that's coming through cosmically for this Kumbh are entering this new consciousness, and it's amazing to observe. वर्ष 2019 के अर्धकुंभ में भी जगत गुरु साई मां लक्ष्मी देवी जी से प्रेरित होकर उनके 9 विदेशी मूल के शिष्यों ने संत परंपरा को आत्मसात करते हुए सनातन धर्म को अंगीकार किया था और उन सभी ने महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त की थी। उनमें से 3 महिला संत भी शामिल हैं। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं अवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्। वाराणसी के शक्तिधाम आश्रम की प्रमुख अध्यात्म गुरु साई मां लक्ष्मी देवी जी के भक्तों में दुनिया भर के 12 से भी अधिक देशों के निवासी हैं, जिन्होंने अब सनातन धर्म स्वीकार कर लिया है। इनका मानना है कि सनातन ही शाश्वत और शांति का मार्ग बता सकता है। In meeting my guru, I was immediately called to Sanatana Dharma, this way of life where at the front and center, at the core of all of life is Atma, Para Atma, the divine that is within me, is within you, it's within all of us. सनातन संस्कृति ने सदा से ही समूचे संसार को अपने सदाचार और सद्भाव से प्रेरित किया है, आकर्षित किया है, जिसका उत्तम उदाहरण आप देख सकते हैं संस्कृत और सनातन संस्कृति में रंगे इन विदेशी मेहमानों के माध्यम से, जो कि अब सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को स्वीकार कर चुके हैं। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ मिलिता वशिष्ठ, डीडी न्यूज, प्रयाग। तो महाकुंभ से जुड़ी हुई और भी खबरों से आपको हम रूबरू कराएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो, पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा, पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। और ब्रेक के बाद आपके पसंदीदा शो नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के महापर्व महाकुंभ में दुनिया भर से करोड़ों लोग जुट रहे हैं। इन श्रद्धालुओं के रहने और खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए अलग अलग स्तर पर विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। श्रद्धालुओं के खाने पीने का ध्यान रखते हुए मेला क्षेत्र में अनेक संस्थानों द्वारा प्रसादम का वितरण भी किया जा रहा है। इसमें इस्कॉन द्वारा मेला क्षेत्र में 3 किचन चलाए जा रहे हैं। साथ ही प्रसादम वितरण के लिए 70 से ज्यादा काउंटर लगाए गए हैं, जिसमें रोजाना करीब 1 लाख से ज्यादा लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता जया सिन्हा की ये रिपोर्ट। मेले और मेले के आसपास कई ऐसे प्रसादम क्षेत्र बनाए गए हैं जहां पर रोजाना की संख्या में करीब 1 लाख लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ भी एक ऐसा ही प्रसादम क्षेत्र आप देख रहे हैं। इस्कॉन की तरफ से खास तौर पर ये व्यवस्था की गई है। करीब 70 यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं जहाँ पर लोगों को ताजा भोजन वितरित किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर 4 किचन्स बनाई गई हैं इस्कॉन की तरफ से, जहाँ पर ये जो प्रसाद है वो बनाया जा रहा है। किस तरह से यहाँ पर प्रसाद वितरित किया जा रहा है और
वीकेंड पे यानी कि शनिवार रविवार संख्या और भी बढ़ जाती है लोगों की। बिल्कुल, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं और हमें ऐसे मोर देन 70 स्पॉट हैं। मेले के अंदर 30 स्पॉट हैं, मेले के बाहर 40 स्पॉट हैं जहाँ पे रेगुलरली प्रसादम वितरण हो रहा है। लगभग डेली बेसिस में हमारे लाखों लोगों के लिए हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं और ये वीकेंड्स में और इनफैक्ट ये मेले के समय, स्नान के समय और ज्यादा ये बढ़ जाता है। सो हम यहाँ के जो किचन है वहाँ से हम 70,000 वीकेंड में, नॉर्मल डे में 30-40,000 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कुसरो पार्क के अंदर हम वीकेंड्स में लाख 1.5 लाख में स्नान के समय और नॉर्मल डे में हम 30-40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और भी ताज़ा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी संवाददाता जया सिन्हा ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, उन्हीं से ताज़ा अपडेट भी ले लेते हैं। जया, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे, हर कोई जिस तरह से अपना अपना सहयोग इस सनातनी महाकुंभ में दे रहा है, हम साफ तौर पर देख रहे हैं करोड़ों भक्त वहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर इस वक्त की बात करें तो किस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है? आपकी सुबह की शुरुआत होती है मंत्रोच्चारण से। आज सुबह जैसे ही आप उठते हैं, आपको अभी मेरे पीछे मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही होगी। यही है प्रयागराज। यहाँ पर आपकी सुबह की शुरुआत होती है बेहद सुंदर श्लोकों से, मंत्रों के उच्चारण से, और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पर संगम में स्नान किया जा रहा है, कह सकते हैं कि एकता का इतना बड़ा समागम हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक साथ यहाँ पर संगम में डुबकी लगा रहे हैं, एक साथ सब कतार में लगाकर प्रसादम ग्रहण करते हैं। बेहद ही शानदार उत्सव यहाँ पर चल रहा है। और ऐसे में जब इतने लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं आस्था के इस सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम में हिस्सा लेने के लिए, तो इसे एक तरह के अवसर के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है। और इसीलिए आपको प्रयागराज में संगम के साथ साथ यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, भारतीय हस्तशिल्प, इतिहास, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की झलक भी साफ तौर पर नजर आती है। यहाँ पर खास तौर पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसकी खास स्टोरी मैं आज जरूर आपको भेजूंगी, जिसमें है कि किस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कैसे भारत की जो हस्तशिल्प है और जो नायाब हस्तशिल्प के नमूने हैं, उनके उत्पादों की यहाँ पर बेहद शानदार प्रदर्शनी लगाई गई है। लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से मकर संक्रांति पे जबरदस्त भीड़ यहाँ पर जुटी, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि एक ही दिन में करीब 4.5 लाख से ज्यादा का कारोबार हुआ है। और लेकिन यहाँ पर थमने का दाम नहीं लेंगे, ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि इस तरह की प्रदर्शनी और जो यहाँ पर लगातार तमाम जो मेले में आयोजन किए जा रहे हैं, करीब 35 करोड़ का आंकड़ा का अनुमान है कि इतनी यहाँ पर इतना कारोबार हो सकता है। तो उसकी झलक देखने को मिलेगी। साथ ही जिस तरह से विश्व के तमाम देशों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, आज अब मैं आपके कुछ दिन में यहाँ पर कीर्तन शुरू होगा, जिस रूस, यूक्रेन, रशिया से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर भारतीय संस्कृति को देखने वो लोग आए और फिर इसी में रमते चले गए और उसको आत्मसात उन्होंने कर लिया। उसकी भी झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कैसे वो यहाँ पर आ रहे हैं और भारतीय संस्कृति से इतना ज्यादा जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। युवा बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर बिल्कुल जया, तो तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं प्रयागराज की धरती पर और यही तो भारत की विशेषता है, जहां पर विविधता है और देश और दुनिया के लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी मामले में दोषी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी, यानी कि आज। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास दोपहर 12:30 बजे फैसला सुनाएंगे। संजय को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। फैसले की कॉपी 160 पन्नों की बताई जा रही है। सजा सुनाने से पहले दोषी संजय को आखिरी बार अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जाएगा। उसे घटना के अगले ही दिन गिरफ्तार किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था। मालूम हो कि पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार हॉल से महिला डॉक्टर का शव बरामद हुआ था और केंद्रीय जांच एजेंसी ने संजय रॉय की फांसी की सजा की मांग की है। और भी ताज़ा अपडेट के साथ कोलकाता से हमारे संवाददाता सुदीप बेरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, आपसे ही जानना चाहेंगे कि परिजनों को क्या आज न्याय मिलने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि सीबीआई ने जो अपनी चार्जशीट सौंपी और फांसी की सजा की मांग की, आज फैसला आने की संभावना पूरी नजर आ रही है। देखिए संध्या जी, पहली बात तो ये है कि 162 दिन के बाद
ये जो लोअर कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 60, 64, 66 और 103/1 के तहत संजय राय को दोषी करार दिया गया है। आज वो सेंटेंस क्या, सजा क्या होने वाला है, क्या क्वांटम क्या होने वाला है, आज 12:30 बजे से शुरू होने वाले हैं। और ये जो पीड़ित को जब पिता माता है, ये आशा रखते हैं कि आज जो उनके उम्मीद से जो वो जो उम्मीद रखते हैं कि जज साहब इस जो फैसले पर कोई सही एक फैसला सुनाएंगे। सुदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस समय में ये घटना हुई थी और उसके बाद हमने देखा कि देश भर में एक आंदोलन, एक आक्रोश हमें देखने को मिला था, क्या सहयोगी डॉक्टर्स यानी कि जो साथी डॉक्टर्स हैं उनका किस तरह से रुख नजर आ रहा है, क्योंकि आज फैसले की घड़ी है? हाँ जी, देखिए आंदोलन तो आप जान चुके थे कि जो आंदोलन ये जो बर्बर जो घटना घटी 9 अगस्त के रात को आरजी कौर का 4th फ्लोर में एक डॉक्टर कर्मी का जो मृत्यु हुआ था, जो इन्होंने रेप और उसके बाद मर्डर किया गया था। उसके बाद जो डॉक्टर ने आंदोलन, जो सिर्फ डॉक्टर नहीं, पश्चिम बंगाल तथा देश का सारे आदमी ये जन आंदोलन में जुटा गया था। इन लोगों का एक ही दावा था कि जस्टिस फॉर आरजी कौर और अभय को डिस्चार्ज मिलना चाहिए। तो अभी 162 दिन का बाद जब फैसला आने वाला है तो इन लोगों का उम्मीद तो है, लेकिन एक बात इधर मैं कहना चाहूंगा संध्या जी कि किसी एक को ये जिम्मेदारी जो बता रहा है सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया, सीबीआई ने ये कहा कि एक के ऊपर चार्ज फ्रेम किया, लेकिन डॉक्टर लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया है, ये किसी एक आदमी का काम हो नहीं सकता। पीड़ित का पिता माता को भी यही कहना है कि एक आदमी का संजय हो सकता है, संजय हुआ है, उसके जो बायोलॉजिकल जो एविडेंस वो मिला है सब ठीक है, लेकिन 9 अगस्त से लेकर अगले 5 दिन जब तक सीबीआई के ऊपर इन्वेस्टिगेशन गया नहीं था, पुलिस जब ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तब ये 5 दिन जो आरोप ये है कि एविडेंस टेम्परिंग किया गया। वो जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो है चेस डिपार्टमेंट, उसके अंदर बहुत सारे आदमी का जाने आने का फुटप्रिंट्स भी मिला है, लेकिन किसी एक के ऊपर ये जो संजय राय के ऊपर जो ये जो उसके ऊपर दोषी करार देते हुए जो आज फैसले आने वाले हैं, तो लेकिन ये डॉक्टर्स लोग का ये कहना है कि एक आदमी का काम नहीं है, ये बहुत सारे आदमी का काम है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन और ठीक से होना चाहिए, ऐसा दावा है डॉक्टर लोगों। जी, बहुत शुक्रिया सुदीप, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। देखना होगा कि आज न्याय किस तरह से मिलता है, क्योंकि 12:30 बजे फैसला सुनाया जाएगा। आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं और आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आज से शुरू हो रही है। 24 जनवरी तक स्विट्जरलैंड के दावोस क्लोस्टर्स में आयोजित होने जा रही इस बैठक में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर फोकस रहने की संभावना है। इस सम्मेलन में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के प्रमुख मंत्री शामिल होंगे। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। इसके अलावा सीआर पाटिल, के राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। वहीं प्रतिनिधिमंडल में 6 भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी स्विट्जरलैंड जाएंगे। वहीं इस बैठक में 65 से अधिक भारतीय व्यापार प्रतिनिधि भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दुनिया भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में जानने के लिए उत्सुक है, जिस पर इस सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी। इस वर्ष WEF 2025 की थीम है बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। और डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण वॉशिंगटन DC में अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स की उपस्थिति में भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे होगा।
ट्रंप सत्ता के आधिकारिक हस्तांतरण के दौरान समारोह को संबोधित भी करेंगे। वहीं जेडी वॉस को उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। अनेक विदेशी राजनेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आमंत्रित अतिथियों में टेस्ला के एलन मस्क, अमेजॉन के जेफ बेजोस, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के टिम कुक और ओपन एआई के सैम अल्टमैन शामिल होंगे। शपथ ग्रहण से पहले वॉशिंगटन डीसी में विजय रैली में 78 वर्षीय ट्रंप ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले दिन हस्ताक्षर किए जाने वाले कार्यकारी आदेशों का भी उल्लेख किया। व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के तुरंत बाद वो 100 से अधिक कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। कार्यकारी आदेशों का मुख्य उद्देश्य चुनावी वादों को पूरा करना है। कार्यकारी आदेशों में दक्षिणी सीमा को सील करना, सामूहिक निर्वासन, महिलाओं के खेल से ट्रांसजेंडर लोगों को रोकना, ऊर्जा अन्वेषण पर प्रतिबंध हटाना और सरकारी दक्षता में सुधार करना शामिल है। तो इस शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता अमित मुखर्जी से। अमित, किस तरह का आज का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? जी देखिए, इनका जो प्लान किया है, इनके जो शपथ ग्रहण के चलते जितने भी चीजें होने वो सब तो ठीक है, पर जिस पे फोकस अभी लगातार बना हुआ है वो 100 आदेश जो है ट्रंप साइन करेंगे जैसे ही वो प्रेसिडेंट के पद पे नियुक्त होते हैं, मतलब ऑफिशियली। तो उसमें से आपने जैसे बताया वो इमिग्रेशन लॉज के ऊपर है, एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर है, जो जितने भी एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज है अमेरिका में वो सब है, और चुनावी वादे जो है उनसे जुड़े हुए काफी सारे ऑर्डर्स वो साइन करेंगे। बट सबसे बड़ा चीज है जो एलोन मस्क का डिपार्टमेंट जो उनको मिला है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो दक्षता जो है सरकारी, उस डिपार्टमेंट के क्या क्या ये रहेंगे जिसके अनुसार वो काम करेगी, उनके पावर्स क्या रहेंगे। सबसे ज्यादा नजर उसी पे चीज अभी बनी हुई है कि इलॉन मस्क को क्या क्या चीज मिलने वाला है, उसके पावर्स क्या होंगे और वो क्या क्या वो डिपार्टमेंट जो है अमेरिका में क्या क्या चीजें अब देखेगी। बिकॉज ये बहुत ही अहम एक डिपार्टमेंट है जो कि इलॉन मस्क को सौंपा गया है और उसी के ऊपर सब कुछ केंद्रित रहेगा। अमित, अगर इसको भारत के दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने और सुदृढ़ होने की संभावना नजर आती है साफ तौर पर। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कल रैली भी की गई, विक्ट्री रैली की गई राष्ट्रपति के द्वारा, तो और भी क्या कुछ खास रहने वाला है? जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 2 बाइबल भी वो साथ में लेकर के जाएंगे शपथ ग्रहण में। बाइबल तो अमेरिकन प्रेसिडेंट हमेशा साथ लेके जाते हैं, वो ओबामा के टाइम पे भी हमने देखा। बट हाँ, जहां तक भारत के साथ रिश्ते हैं, रिपब्लिकन्स जब भी आए हैं, जैसे ट्रम्प तो रिपब्लिकन पार्टी से है, रिपब्लिकन के साथ हमेशा भारत का संबंध काफी अच्छा रहा है। जहां तक ट्रेड रिलेशंस रहे हैं, वाणिज्यिक संबंध या फिर डिफेंस कोऑपरेशन आप देख लीजिए, यहाँ तक कि न्यूक्लियर रिलेटेड सिविलियन न्यूक्लियर ऑपरेशंस जो है उसके चलते भी काफी क्लोजली काम करते हैं भारत। सो इन सब चीजों के ऊपर निगाहें बनी रहेगी और भारत एक्सपेक्ट करेगा कि जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक बार जब पावर में आ जाती है, जो कि आज शाम तक होने वाला है, उसके बाद इन सब चीजों में आगे भी और ज्यादा काम होती रहेगी। ऑलरेडी बहुत सारी चीजों में जहाँ तक न्यूक्लियर डील्स वगैरह है उसमें काफी काम हो चुका है और भारत को प्रायोरिटी भी मिल चुकी है कुछ एक क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्र में। सो ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। आने वाले टाइम पे भी ये अच्छा ही रहेगा ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए यूएस के साथ। जी, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज डोनाल्ड ट्रंप औपचारिक शपथ लेंगे और उसके बाद से औपचारिक रूप से वो राष्ट्रपति पद का पदभार भी ग्रहण कर लेंगे। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि गाजा में हमास द्वारा रिहा किए गए 3 इजरायली बंधक 471 दिनों के बाद स्वदेश लौट आए हैं। संघर्ष विराम शुरू होने के बाद हमास ने गाजा में इन बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा और इसके बाद इन्हें इजरायली सेना को सौंप दिया गया। इजरायली रक्षा बल ने जारी फुटेज में
3 बंधकों को रेड क्रॉस द्वारा सौंपे जाते दिखलाया है। इजरायली सेना ने कहा कि रिहा किए गए 3 बंधक एमिली देमारी, डोरोन स्टेनब्रिचर और रोमी गोनीन उपचार के लिए इजरायली अस्पताल भेजे गए। हमास द्वारा पहले चरण में कुल 33 इजरायली बंधकों को छोड़ा जाना है। प्रत्येक रिहा बंधक को बदले 30 फिलिस्तीनी बंदियों को इजरायल की जेलों से रिहा किया जाएगा। समझौते के तहत इजरायल ने 90 फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने समझौते के लिए अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन और निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को श्रेय दिया। इजरायली सेना ने हमास द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किए जाने पर तुरंत कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। और ताज़ा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु, आपसे जानना चाहेंगे, आखिरकार शांति की वो सुबह आई जब बंदियों को रिहा किया गया और उनकी अपने अपने घर, अपने अपने वतन वापसी हुई। बिल्कुल संध्या, ये जो संघर्ष विराम का मौका है ये वाकई में ऐतिहासिक है। 15 महीने से हमने देखा जिस तरीके की लड़ाई लड़ी गई है गाजा में, जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन, नुकसान पहुंचा है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ और प्रॉपर्टी को। पहली बार जो कहते हैं गन साइलेंट हुई हैं जो गाजा का जो स्ट्रिप है वहां पर। आपने जैसे बताया कि 3 जो होस्टेज थे, जो बंदी थे, इजरायली बंदी हमास की गिरफ्त में, उनको छोड़ा गया। बदले में 90 फिलिस्तीनी पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ा गया। ये पहला फेज चल रहा है युद्ध विराम का, संघर्ष विराम का, जिसके अंतर्गत करीब 33 जो होस्टेजेस हैं उनको छोड़ा जाएगा। बदले में करीब 700 से लेकर 1000 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा। अगला जो क्रम है वो अगले शनिवार को हम देखेंगे कि कुछ और हॉस्टेजेस को छोड़ा जाएगा और बदले में प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा। पहला जो फेज है ये 6 सप्ताह तक चलेगा। इसी बीच जो अगला फेज होगा उसकी जो बातचीत होगी, उसका जो नेगोशिएशंस होगा वो चालू हो जाएगा। जो दूसरा फेज है उसमें हम देखेंगे कि जितने बाकी 33 के अलावा जितने बाकी हॉस्टेजेस हैं उन सबको छोड़ा जाएगा। जो इजराइल है वो भी गाजा, इजराइल की जो फोर्सेज है IDF जो है डिफेंस फोर्स, वो भी गाजा से विड्रॉ करेगी। ये कहा गया है। ये भी नेगोशिएट करना है उन्हें कि किस तरीके से ये विड्रॉल होगा। जो तीसरा फेज है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी जो डिटेल्स है वो साफ नहीं है। वहां पे रिकंस्ट्रक्शन की बात करी गई है, क्योंकि जिस तरीके का डिस्ट्रक्शन गाजा में हुआ है उसको रिकंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट्स कहते हैं काफी साल लग जाएंगे दोबारा अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। लेकिन फिलहाल जो पूरा फोकस है वो इसी पर है कि ये जो संघर्ष विराम है ये फाइनली जो है इसको निश्चित किया गया। वाकई में जो लड़ाई है उसको रोकी गई कुछ समय के लिए, काफी नाजुक भी है। हम जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो लीडर हैं इजराइल के, उन्होंने कहा है किसी भी समय अगर इजराइल को लगता है कि ये जो संघर्ष विराम, युद्ध विराम का जो अग्रीमेंट है उसको हमास फॉलो नहीं कर रहा है तो इजराइल दोबारा जो है लड़ाई शुरू कर सकता है। तो उस हिसाब से काफी नाजुक भी है ये पूरी स्थिति। लेकिन अभी के लिए एक अच्छी खबर, खासकर जो हॉस्टेज और प्रिजनर्स के जो परिवारजन हैं, जो इतने महीनों से, कुछ लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं उनको अपने परिवारजन से मिलने का मौका मिल रहा है। शुभेंदु, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा था कि हम शांति के पक्षधर हैं और किसी भी तरह से युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध पर विराम लगना चाहिए। ऐसे में हम देखते हैं कि अब जिस तरह से ये वतन वापसी पर बात हुई है, तो जिस तरह से आप बता रहे थे कि 3 अलग अलग चरण होंगे, क्या अलग अलग चरण को किस तरह से फॉलो किया जाएगा? क्या अलग अलग लिस्ट सौंपी जाएगी और किस तरह से क्रम रहेगा? जैसे अभी हम देख रहे हैं कि पहले महिला, बच्चों और बुजुर्गों की वापसी हो रही है, उस तरह से आगे किस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा? जी संध्या, देखिए जो 3 चरणों की बात करी गई है, 3 फेजेस की बात करी है। पहला फेज शुरू हो चुका है, ये करीब 6 सप्ताह का होगा। इसमें जैसे मैंने बताया 33 हॉस्टेजेस को छोड़ा जाएगा। बदले में करीब 700 से 1000 जो फिलिस्तीनी प्रिजनर्स हैं इजरायली जेल्स में हैं उनको छोड़ा जाएगा। इसी समय हम जानते हैं कि ये पहले दिन ही यूनाइटेड नेशंस के कुछ एड जो ट्रक्स हैं वो भी एंटर किए हैं गाजा में। बहुत ज़रूरत है, वहाँ ठंड का माहौल है, छोटे बच्चे जो परिवार हैं उनको एड की जरूरत है। तो उसके लिए जो यूनाइटेड नेशंस के ट्रक है जिनको पहले रोका जा रहा था, अब उनको जाने दिया जा रहा है। तो पहले फेज में हम ये गतिविधियां देखेंगे। जो अगला फेज है 33 के बाद जो हॉस्टेजेस हैं, करीब 90 हॉस्टेजेस अभी भी गिरफ्त में हैं हमास के, जो इजरायली हॉस्टेजेस हैं, तो उनको छोड़ा जाएगा। जितने बाकी हॉस्टेजेस हैं उन सभी को छोड़ा जाएगा और बदले में
काफी जो प्रिजनर्स फिलिस्तीनी प्रिजनर्स इजरायली जेल में उनको छोड़ा जाएगा। इस जो दूसरा फेज है यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन और विड्रॉल की भी बात कही गई है। काफी हद तक जो इजरायली फोर्सेस है वो गाजा से विड्रॉ करेंगे। तीसरा फेज जो है वो रिकंस्ट्रक्शन का होगा। जिस तरीके से इस युद्ध से नुकसान पहुंचा है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, लोगों को जो जान माल की हानि हुई है उसकी पूर्ति किस तरीके से करें। हालांकि ये बहुत जल्द होने वाला काम नहीं है, काफी साल लगेंगे, लेकिन इन सबके बीच ये आशंका की लड़ाई कहीं दोबारा शुरू ना हो जाए। ये बहुत ही एक नाजुक अग्रीमेंट है। किसी भी तरफ से अगर कोई भी चूक होती है इजराइल या हमास की तरफ से, तो हम जानते हैं कि ये जो लड़ाई है दोबारा शुरू हो सकती है। बहुत मुश्किल से इस सीज़फायर को अचीव किया गया है। काफी इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, फोर्सेस हैं, यूएस, इजिप्ट, यूएई, सबका इसमें साथ रहा है इस संघर्ष विराम को हासिल करने में। तो अब देखना होगा कि क्या इसको वो मेंटेन कर पाते हैं आने वाले समय में कि नहीं। जी, बहुत शुक्रिया शुभेंदु तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि संभल हिंसा मामले में यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को हिंसा में शामिल 10 और उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से लूटे गए 15 कारतूस के खोखे, एक पिस्टल सहित कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं और इस मामले में पुलिस ने अब तक 70 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि संभल में बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जमकर बवाल हुआ था, जिसमें पथराव, फायरिंग और आगजनी में 5 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल सहित 40 नामजद तथा 2750 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस इस मामले में 60 लोगों को पहले ही जेल भेज चुकी है। गिरफ्तारी की गई है। इस प्रकार घटना में अभी तक 70 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आज गिरफ्तार शुदा अभियुक्त मुन्ना अफरोज पुत्र अफसर निवासी हुसैनी रोड थाना नखासा यह अभियुक्त सारी सटा गैंग का सक्रिय सदस्य है एवं वाहन तस्करी एवं शस्त्र तस्करी से यह और इसका गैंग जुड़ा हुआ है। अभियुक्त के कब्जे से आला कत्ल, 1 अदद पिस्टल 32 बोर एवं 3 अदद जिंदा कार्टेज 32 बोर के बरामद किए गए हैं। और नया सवेरा में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे आज के अखबारों में क्या कुछ है महत्वपूर्ण खबरें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया कि अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की तमाम सुर्खियों को समेटे हुए हमारी सहयोगी शहला निगार इस समय स्टूडियो में मौजूद है। शहला का ही रुख करते हैं। शहला, आज के अखबारों की बात करें तो वो कौन सी अहम और महत्वपूर्ण खबरें जो हेडलाइन के साथ प्रकाशित हुई हैं? बहुत बहुत धन्यवाद संध्या, सुप्रभात। अधिकतर समाचार पत्रों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रमुखता जिन खबरों को दी गई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 118वां एपिसोड था उसके दौरान जो बातें कही हैं वो बहुत प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। दरअसल उन्होंने 118वीं कड़ी में नवाचारों का प्रमुखता से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब स्टार्टअप कल्चर जो है छोटे शहरों में भी आधे से ज़्यादा का जो नेतृत्व है वो बेटियाँ कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने नवाचार और काम करने वालों को सराहा। देश के प्रमुख स्टार्टअप सेंटर के रूप में ग्वालियर उभर रहा है, इसकी बात उन्होंने कही। उन्होंने पीएम ने कहा कि भारतीय संस्कृति और विरासत आसपास के पशु पक्षियों के साथ स्नेह करना सिखाती है। देश में 2 नए टाइगर रिजर्व की शुरुआत हुई है और वनस्पति और जीव जंतुओं के साथ जो संबंध होंगे उसको और अधिक सुदृढ़ करेंगे ये टाइगर रिजर्व, उन्होंने कहा। साथ ही साथ असम की हाथी बंधु टीम का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि
असम में एक जगह है नौगांव, और नौगांव हमारे देश की महान विभूति श्रीमंत शंकर देव जी का जन्म स्थान भी है और ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर हाथियों का भी एक बड़ा ठिकाना है। इस क्षेत्र में कई सारी घटनाएं देखी जा रही थी जहाँ हाथियों के झुंड जो है वो फसलों को बर्बाद कर देते थे। किसान परेशान रहते थे, आसपास के 100 गाँव के लोग बहुत परेशान थे, लेकिन गाँव वालों ने अपनी सूझबूझ से, समझबूझ से इसका तरीका निकाला। उन्होंने हाथियों की भी मजबूरी समझी और इसका जिस तरह से उन्होंने समाधान निकाला उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के सफल स्पेस डॉकिंग का भी जिक्र किया। उन्होंने इसके लिए बेंगलुरु के स्टार्टअप की उपलब्धि को भी बधाई दी। तो ये काफी प्रमुखता से अधिकतर समाचार पत्रों में सुर्खियां बटोर रही है ये खबर। साथ ही साथ अमेरिका में ट्रंप 2.0 प्रशासन जो है वो आज से लागू होगा, शुरू होगा। भारतीय समय के अनुसार वो रात 10:30 बजे शपथ लेंगे। ट्रंप का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह सितारों से भरा रहने वाला है। जी हाँ, काफी सुर्खियां बटोरने वाला है राष्ट्रपति ट्रंप का ये वाला जो शपथ ग्रहण समारोह होगा। समारोह में अमेरिका के कई प्रभावशाली और दिग्गज लोग वहां पर शामिल होंगे, अरबपति और राजनेता शामिल होंगे। साथ ही साथ विदेशी नेताओं और मशहूर हस्तियों के भी शामिल होने की संभावना है। भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, तो बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी इस समारोह में शामिल होंगी। इस पर सभी की नज़र बनी रहेगी। और एक और खबर का रुख करते हैं। डल्लेवाल ने दरअसल चिकित्सा सहायता ली है और 121 किसानों ने आमरण अनशन जो है वो खत्म कर दिया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के चिकित्सा सहायता लेने के बाद उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए खनौरी विरोध स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे 121 किसानों ने उनके पूरे एक समूह ने रविवार को अपना अनिश्चितकालीन जो अनशन था उसे समाप्त कर दिया। केंद्र के साथ बैठक पर किसान नेताओं ने कहा कि हम बंद दरवाजा खुलवाने में सफल रहे हैं, तो ये एक तरह से उनकी एक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबर भी प्रमुखता से आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं, जिनमें संघर्ष विराम की खबर है। गाजा में तोपों की जो गरज है वो अब थम गई है। हमास की कैद से छूटी 3 इजरायली बंधक रात करीब 9:30 बजे अपने देश लौटी और इन 3 नागरिकों के बदले में इजराइल भी फिलिस्तीन के 90 कैदियों को छोड़ रहा है। इजराइल और हमास के बीच जंग 15 महीने के बाद ये जो संघर्ष विराम है वो लागू हुआ है। रविवार सुबह से ये संघर्ष विराम लागू हो गया है। हमास की ओर से 3 महिला बंधकों की सूची देने के बाद संघर्ष विराम सुबह 11:15 बजे प्रभावी हो गया और इसके बाद इजराइल की ओर से जो तमाम हमले हो रहे थे वो रोक दिए गए। उधर संघर्ष विराम समझौते के प्रभावी होते ही युद्ध वाली जगहों पर जश्न मनाया गया है, लोग नाचे हैं। इसके साथ ही फिलिस्तीनी अपने घरों की ओर वापस लौटने लगे हैं। एक और अच्छी खबर आपको बताते हैं, ये है खेल से जुड़ी हुई और खेल के चाहने वालों से जुड़ी हुई। दरअसल टेनिस खिलाड़ी हिमानी और ओलंपिक में स्वर्ण पदक और रजत जीतने वाले नीरज चोपड़ा टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर के साथ विवाह के बंधन में बंध गए हैं। 16 जनवरी को शिमला में नीरज ने हिमानी के साथ 7 फेरे लिए और जो और शादी की तमाम रस्में हैं वो पूरी की और इस शादी को देखने के लिए बड़ी संख्या में उनके जो चाहने वाले हैं उनको अंदर से खुशी हुई है। तो ये एक अच्छी खबर भी है। तो बहुत सारी खबरें जो समाचार पत्रों से प्रकाशित हुई हैं वो हमने आप तक पहुंचाई। संध्या जी, बहुत शुक्रिया शहला, तमाम अलग अलग क्षेत्रों से समेटकर हमारे दर्शकों के लिए इन खबरों को समेट करके लाने के लिए। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मोरोस सेफकोविक के साथ व्यापार और निवेश पर उच्च स्तरीय वार्ता की। इस दौरान म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ के 6 सिद्धांतों पर फोकस किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में भारत के अपने तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि CSIR मुंबई हब स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और डीप टेक उन्नयन को बढ़ावा देगा।
आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि लेन देन के उद्देश्य से ग्राहकों को कॉल करने के लिए वे केवल 1600 फोन नंबर सीरीज का उपयोग करें। अगर बैंक और अन्य विनियमित संस्थाएं प्रचार उद्देश्यों के लिए ग्राहकों को कॉल या एसएमएस करती है तो उन्हें 140 फोन नंबर सीरीज का उपयोग करना चाहिए। और अब खबरें देखते हैं खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारतीय पुरुष टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार आयोजित हुए खो खो विश्व कप के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल के खिलाफ 54-36 के अंतर से शानदार जीत दर्ज की। भारतीय महिला खो खो टीम ने खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय महिलाओं ने फाइनल में नेपाल को 78-40 से मात दी। अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप में कल खेले गए मैच में मौजूदा चैंपियन भारत ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। और नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। और मौसम के मिजाज से रूबरू कराने के बाद नया सवेरा में अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से पहले सुदर्शन पटनायक की 47 फुट लंबी मनमोहक सैंड आर्ट की इस झलक के साथ। आप लीजिए इन झलक का आनंद और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।